शादी अचानक रुक गई थी, लेकिन क्यों? हीबा ने सिमरन की ओर सवालिया नजरों से देखा। कोई बात हो रही है बाहर, मैं देखकर आती हूँ। वो जैसे बाहर आई, एक तूफान बरपा हुआ था। दूल्हे को अरेस्ट किया जा रहा था और अरेस्ट करने वाला कोई और नहीं, उनके अपने खानदान का बड़ा बेटा एसपी आरिज खान था। वो जिसका गुस्सा खानदान के अलावा खानदान से बाहर भी मशहूर था। तुम बहुत गलत कर रहे हो एसपी, अदनान ने दांत पीसते कहा। अदनान बिजनेस की आड़ में ड्रग्स तस्करी और हथियारों की खरीद फरोख्त करता था। काफी दिनों से पुलिस उसके पीछे थी और जब से उसके चाचू जान की बेटी हीबा सलीम से उसकी बात तय हुई थी, तब से एसपी आरिस कुछ ज्यादा ही उसके पीछे हाथ धोके पड़ गया था। और अब आज उसके चाचा की बेटी, जो उसकी कजिन थी, उसका निकाह था अदनान के साथ। और उसके निकाह के मौके पर वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो अदनान चौधरी के ऑफिस में काम करती थी और उसने हीबा को प्रपोज किया था। उसने घर आकर अपनी मम्मी को बताया और जब उसके अब्बा जान को पता चला, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका रिश्ता बचपन से आरिस से हो चुका था और उन्होंने साफ लफ्जों में उससे कहा था कि उसका निकाह आरिस से ही होगा। आरिस का नाम सुनते वो हक्की बक्की हो गई। उस आरिस से बचने के खातिर ही तो वो अदनान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही थी, और यहाँ उसके अब्बा जल्लाद का नाम लेते उसे उसी के हवाले कर देना चाहते थे। मैं मर जाऊंगी लेकिन आरिस से कभी शादी नहीं करूंगी, वो साफ लफ्जों में अपनी नापसंदगी का इजहार कर गई। और ये बात आरिस के कानों तक भी पहुंच ही गई। वो गुस्से से आग बबूला हुआ कि कैसे वो छोटी सी लड़की उसे ठुकरा रही थी, एसपी आरिस खान को। लेकिन अब आरिस खान ने उस शख्स के बारे में जानकारी निकलवाई जिस शख्स से हिबा शादी करने की इच्छुक थी, तो वह अदनान चौधरी निकला। वो वहीं चुप कर गया, क्योंकि अदनान पर पहले से ही ड्रग तस्करी का केस चल रहा था। और अब ऐसे में आरिस का एक ही मकसद बन गया कि अदनान को सबके सामने बेनकाब करे, और सब में उसके चाचा जान की इज्जत भी दांव पर लग जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और अब उसके अरेस्ट वारंट लाता, उसे उसकी शादी से अरेस्ट करता। पुलिस जीप की ओर बढ़ रहा था, जबकि चेहरे पर वो तना हुआ वही घमंड था जिसके लिए वो सब में मशहूर था। अचानक ही दुल्हन बनी वो सामने आ गई। सभी उसे यूं अचानक बाहर देखकर चौंक जाते हैं। उसे यूं देखकर आरिस का गुस्से से बुरा हाल हुआ, सख्ती से मुट्ठियां भींची। चाचा का लिहाज करता वो जब्त कर गया। अंदर चली जाओ, वो दबंग लहजे में चिल्लाया, जबकि वो खुद को संभाल कर ही बाहर आई थी। पर आरिस से ये भी बर्दाश्त न हुआ। हीबा अदनान के सामने जा खड़ी हुई। उसकी सिर्फ आंखें ही आंखें दिखाई दे रही थीं और उन आंखों में ढेरों शिकायतें थीं। अदनान ने मुंह बनाते रुख फेरा। अगर देखने का सेशन पूरा हो गया हो तो अंदर जाओ, आरिस के लहजे और आवाज की तेजी महसूस करते हीबा ने लबों पर नफरत और गुस्से से उसे देखा, और फिर अगले ही पल तेज कदमों से पलटी अंदर की ओर भाग गई। ले जाओ इसे, इसके असली ससुराल, पुलिस कांस्टेबल से कहते वो सीने पर बाजू बांधे नफरत और घमंड से बोला। पुलिस उसे लेकर जा चुकी थी, जबकि आरिस खान पलटकर अंदर की ओर आया, जहां उस वक्त हर तरफ चर्चाएं हो रही थीं। तौबा है, कैसा खानदान था जहां बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। वो तो शुक्र करें, मेरे बेटे की वजह से आज आपकी बेटी बच गई, महरीन बेगम ने घमंड से नाक ऊंची करते कहा, जबकि उनके शौहर ने बेटे को एक नजर देखा जिसकी आंखों में जरा भी अफसोस ना था। सलीम साहब का एकदम सर चकराया और हाथ दिल पर गया। सलीम, संभालो खुद को। उनके बड़े भाई ने उन्हें संभाला। मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा भाई साहब। सलीम साहब की आंखों में ढेरों आंसू भर आए। फिक्र नहीं करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शादी के बाद ये सब पता चलता तो क्या होता, क्या कर लेते हम। अच्छा हुआ वक्त से पहले पता चल गया। अकील साहब ने छोटे भाई की पीठ थपथपाई। सलीम साहब ने एक नजर अपनी बीवी को देखा, जिनका सर झुका हुआ था। दूसरी नजर घर में मौजूद मेहमानों को। कुछ की नजरों में नफरत थी तो कुछ की नजरों में अफसोस। वो उन सब नजरों की ताब नहीं ले पा रहे थे। आरिस फोन पर किसी से बात कर रहा था।
कि अचानक उसकी निगाह सलीम साहब पर पड़ी, जो आंखें मीच गहरी सांस भरने लगे थे। वो कॉल काटता फौरन पानी का गिलास लिए उनकी ओर बढ़ा। चाचा जान, आप ठीक है ना? वो उन्हें इस हाल में देखकर वाकई में परेशान हुआ। मेरी बच्ची, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल पर क्यों ले रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात हिबा बेटी की शादी की, तो आरिस करेगा हिबा से निकाह। अभी इसी वक्त अकील साहब की बात पर एक पल को वहां पर हर तरफ सन्नाटा छा गया। सबसे ज्यादा गुस्सा तो महरीन बेगम को आया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शोहर की सख्त निगाह ने उन्हें एकदम चुप करवा दिया। ये नामुमकिन है अब्बा। आरिस के लहजे में गहरी नफरत की झलक दिखाई दी। ये तुम्हारे चाचा जान की जिंदगी की गारंटी है आरिस। आज अगर उन्हें ये वक्त आया है, तो कहीं ना कहीं तुम भी उसके जिम्मेदार हो। वो धीमे लहजे में बाप बेटा बात कर रहे थे। मैं? वो माथे पर बल डाल गया। हाँ तुम। यूं अचानक आके निकाह के वक्त तुमने यूं अचानक आके निकाह के वक्त तुमने दूल्हे को अरेस्ट कर लिया। अपने चाचा जान के घर पुलिस फोर्स लाते तुम्हें शर्म नहीं आई? बाप ने उसे आड़े हाथों लिया। वो मुजरिम था, पुलिस को उसे अरेस्ट करना था। आरिस ने अपना पक्ष रखा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, तुमने जो किया तुम्हारा फर्ज था, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। वो फिर भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। अब आप उस बात की मुझे सजा देना चाहते हैं। अच्छा होता निकाह हो जाता और मैं बाद में आके अरेस्ट करता, फिर पता चलता बेइज्जती क्या होती है। वो तड़प के बोला, तो अब तुम अपने चाचा का लिहाज भी भूल गए हो? वाह बेटा, तुम भूल गए हो शायद, तो तुम्हें याद दिला दूं। हम खान हैं खान, और खान अपनी इज्जतों के लिए मर मिटने वाले होते हैं। आप तो मुझसे ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे लड़की तैयार बैठी है मुझसे निकाह करने के लिए। भूल गए कैसे इनकार किया था उसने? वो दांत कुचलकर बोला। उस वक्त हालात और थे, अब मुझे पूरा यकीन है वो इनकार नहीं करेगी। तुम मान जाओ बस। वो बेटे को मनाने वाली नजरों से देखते बोले, अगर मेरे मानने से चाचा जान का दिल हल्का होता है, तो बांध दे उनकी बेटी मेरे गले। वो मुंह फेर करके बोलता माँ को देखने लगा, जिन्होंने उसे सर हिलाते इनकार करने का इशारा किया था। वो धीरे चलता माँ की ओर बढ़ता, उनका माथा चूम गया। फिक्र नहीं करना, जो हो रहा है ऐसा ही होना था। बेफिक्र रहें। आपका बेटा हमेशा अपनी माँ के आंचल से जुड़ा रहेगा। उनके माथे पर लब रखना उन्हें सुकून दे रहा था। दूसरी तरफ हिबा के कानों में भी ये बात पहुंचा दी गई। क्यों करवा रही हो मुझे दोबारा घूंघट? जा चुका है दूल्हा और अब कोई निकाह नहीं होगा। हिबा ने अपना दुपट्टा बेदर्दी से उतार फेंका। निकाह हो रहा है मैडम, घूंघट वापस दो। मौलवी साहब अंदर आ रहे होंगे। क्या बोल रही हो? इससे निकाह करने जा रहे हैं? हिबा को कुछ समझ ना आया। भाई, जब हीरो घर में हो तो दुल्हन विलन को थोड़ी ना मिल सकती है। दुल्हन तो हीरो को ही मिलनी थी। अब तुम्हारा असली हीरो आ रहा है तुमसे मिलने। एसपी आरिस खान। सिमरन ने एक आंख मारते उसे चिढ़ाना चाहा कि शाइस्ता बेगम अंदर दाखिल हुई। अम्मी, ये सब क्या है? मैं कैसे आरिस से निकाह कर सकती हूँ? आप जानती भी हैं। ये मेरे जुड़े हाथ देख लो हिबा। शाइस्ता बेगम ने उसके आगे हाथ जोड़ते कहा, अब और कोई तमाशा नहीं। अपने बाप की इज्जत का मान रखो। जो तुमने कहा हमने किया, अब बस बहुत हो गया। अच्छा खासा सुनाती, अच्छा खासा सुनाती। पीछे हटी। मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। उनके साथ सलीम साहब और अकील साहब भी थे। हिबा ने घूंघट ओढ़ लिया था, जबकि आंसू बहते चले जा रहे थे। हिबा सलीम बिनते सलीम खान, आपका निकाह आरिस खान बिन अकील खान से 10,000 एक सिक्का वक्त निकाह तय पाया है। कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज सुनते ही हिबा ने अपनी सिसकी होठों तले दबाई। कुछ देर पहले अदनान से निकाह था और उसमें हक महर 1 करोड़, जबकि एसपी आरिज ने सिर्फ 10,000 के हक महर में उसके सारे हकूक अपने नाम करवा लिए। कबूल है, मरे हुए दिल से उसने कबूल किया। उसके अलावा और कोई रास्ता बचा ही कहाँ था। सलीम साहब ने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रखा। वो आंसू पोंछती अपने बाप के झुके कंधों को महसूस करती तड़प ही उठी थी। और सबकी वजह वो एसपी आरिस था। वो जानती थी आरिस ने अपने ठुकराए जाने का बदला लिया है, वरना निकाह वाले दिन आके
दूल्हे को अरेस्ट करना नामुमकिन, ये सब सोची समझी साजिश थी। और जिस तरह आज उस शख्स ने सबके सामने उनकी बेइज्जती करते खुद को महान साबित किया था, उसका बदला हिबा जरूर लेने वाली थी। मुश्किल घड़ी टल गई, माहौल अब कुछ बेहतर हो गया था। पुलिस यूनिफॉर्म में उसने निकाह किया था उस लड़की से जिसने उसे ठुकराया था। वो कमर पर हाथ बांधे बहुत नॉर्मल प्रभाव के साथ वहां सबके बीच मौजूद था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। कुछ ही देर बाद रुखसती का शोर शुरू हो गया। सलीम साहब और अकील साहब के घर साथ साथ जुड़े थे, सिर्फ बीच में एक दीवार थी। वो दीवार भाइयों की जिंदगी में कभी ना आ सकी, पर बच्चों की जिंदगी में आ चुकी थी। सबकी दुआओं में हिबा को आरिस के साथ रुखसत करवा दिया गया। ससुराल में किसी ने उसका इस्तकबाल जोश से नहीं किया, बस सीधा ले जाकर आरिस के रूम में छोड़ा। उसकी सास का दिल उससे बहुत पहले ही खराब हो चुका था। हालांकि वो पहले हिबा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब से उसने उनके बेटे को ठुकराया तब से वो उसके खिलाफ हो गई थी। उनके दिल में उसके लिए अब वो पहले जैसी चाहत और मोहब्बत न रही थी। उसे आरिस के रूम में उसके बेड पर बिठाते महरीन बेगम ने एक नफरत की निगाह उस पर डाली। कितने अफसोस की बात है ना, जिसे तुमने ठुकराया आज उसी ने तुम्हारी इज्जत बचाई। उनकी बात पर हिबा ने सर उठाकर उन्हें देखा। मेरे बेटे का ये एहसान सारी जिंदगी याद रखना, वरना तुम इस काबिल नहीं थी कि आरिस जैसा शख्स तुम्हें मिलता। उनकी जली कटी बातें सुनते ही हिबा का दिल भर आया। वो ऐसे तो ना थी, हमेशा मोहब्बत से मिलने वाली थी। आज इतनी सख्त बातें कह रही थी, वो उन्हें जवाब दे सकती थी, लेकिन वो उनकी इज्जत करती थी, हमेशा इज्जत दी। आज उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप उनकी सारी बातें सुन ली। तुम्हारा जरूरत का सामान बाथरूम में मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आगे कोई नया तमाशा नहीं खड़ा करोगी और इस रिश्ते को दिल से अपनाकर अपनी और हमारी जिंदगी में सुकून भरोगी। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम सुकून बख्शने वाली शख्सियत हो। ऊपर वाला खैर करे मेरे बेटे की। वो आखिर में गहरा सांस भरती सर अफसोस से हिलाती जा चुकी थी। हिबा ने खुद में इतनी देर से सिसकियां ली हुई थी, ये वही जानती थी। उनके जाते ही फौरन उठी और अपना सारा जेवर उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर पटका। उतारना क्या, नोच नोच के फेंका। आंसू भी जब्त के बावजूद बहते चले गए। बाथरूम में जाते फौरन भारी लहंगा उतार फेंका और सादा सा जोड़ा पहने बाहर आई तो एसपी आरिस बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा सिगरेट पीता दिखाई दिया, जिसने दुआ हवा में छोड़ते एक सख्त निगाह हिबा पर डाली, जिसने मिनट लगाए थे अपनी शादी का जोड़ा चेंज करने में। आरिस का जी चाहा उस जोड़े को आग लगा दे जो उसने किसी और के लिए पहना था, और साथ खड़ी उस लड़की को भी। हाँ, उसे अच्छी लगती थी, बचपन से ही वो उसके दिल में घर कर चुकी थी। यही वजह थी कि वो उस पर हक समझ के रोक टोक भी कर जाता, पर वो उस रोक टोक में ही उससे दूर हुई थी। वो ये नहीं जानता था, शायद उसकी मोहब्बत में इतना अंधा हुआ था कि कब वो इश्क जुनून बन गया उसे पता न चला। और यही वजह थी जब अब्बा ने उसे हिबा से रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने बिना एक मिनट की देरी किए हाँ कर दी, पर हिबा ने उसे ठुकरा दिया और उसकी मोहब्बत ही मर गई। अब उस मोहब्बत की जगह नफरत और बदले ने ले ली थी। वो अपनी जगह पर बैठा ही उसे सर से पैर तक गहरी नजरों से देखता रह गया। यहाँ आओ, वहीं से हुक्म चलाया। दूसरी तरफ भी हिबा थी, वो कैसे मान जाती उसकी बात। वो रुख फेर के बड़े से काउच पर जा बैठी। सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ आओ, वो दांत कुचकुचा के बोली। तो एक पल को वो दांत कुचकुचा के बोला तो एक पल को हिबा सहम गई। यही तो वो करता आया था बचपन से अब तक, रौब जमाना। उस शख्स के साथ जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली थी वो बस सोच ही सकी। लगता है कान में के मैं छोड़ आई हो। वो गुस्से से उठता खुद उसके पास आया तो हिबा सहम के एकदम पीछे काउच पर जा लगी। वो उसके पास आते दोनों हाथों में बाजू रखे झुका था। हिबा ने अपने सांस ही रोक ली। भले वो उससे अपने साथ ज्यादती का बदला लेने का सोच के आई थी, पर उसके रौब से अब भी डरती थी। तुम्हें इंसानों वाली बात समझ नहीं आती। उसके चेहरे पर खौफ सा झलकता देखकर आरिस का लहजा कुछ धीमा पड़ गया। क्यों बुला रहे हैं, वो धीरे से बोल ही दी। ये तो तुम्हें बिस्तर पर ले जाके बताता हूँ। वो एकदम से उसे अपनी बाहों में भर गया। हिबा का दिल जोर से धड़का। 120 की रफ्तार से धड़कते दिल के साथ वो उसे देखने लगी।
जिसने उसे बिस्तर पर लाते पटकने वाले अंदाज में गिराया और अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। हिबा पूरी तरह सिर पटाते पीछे की ओर खिसकने लगी। क्या कर रहे हैं आप? मेरे करीब मत आइएगा। वो उंगली उठाकर चेतावनी देती। उस वक्त बिल्कुल हिरनी की तरह महसूस हुई, जो आरिस से बचने के लिए उसे धमकी लगा रही थी, जबकि जानती थी कि अपना बचाव कर नहीं सकती थी। आरिस ने अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली। अच्छा किया, खुद ही लहंगा उतारकर एक तरफ किया। मेरा टाइम वेस्ट होने से बचा लिया। वैसे भी कौन सा ये शादी तुम्हारी या मेरी मर्जी से हुई है, जो एक दूसरे के लिए सजते संवरते। उसकी मसल्स और एब्स देखते हिबा ने थूक निगला। सांवले रंगत का आदमी, वो भरपूर ताकतवर बदन था, ऊपर से पुलिस वाला था। उसकी इतनी भरपूर बॉडी देखते हिबा को अपना आप उसके आगे चींटी सा लगा। ये तो मुझे 1 मिनट में मसल के रख देगा। वो घबराई सी बेड की दूसरी ओर से उतरने लगी कि उसके इरादों को भांपते आरिस ने उसे फौरन से कमर से पकड़ते वापस बिस्तर पर गिराया। कहाँ? आज की रात कहीं नहीं जा सकती तुम। वो उसका सर तकिए पर रखता उस पर छा गया, लेकिन उसके साथ अपना आप बिल्कुल भी टच न किया। हीबा की आंखों से न चाहते हुए भी आंसू बह निकले। प्लीज मुझसे दूर हो, मत करें ऐसा कुछ भी मेरे साथ। उसके सीने पर हाथ रख गई। सारी अकड़, सारा घमंड पल में खाक हुआ था। आरिस के चेहरे पर एक पल को साया सा लहराया। उसे फील हुआ कि शायद वो गलत कर रहा है, लेकिन जब अगले पल हीबा के चेहरे पर मुस्कान ने छुआ तो वो ठिठक गया। आपको क्या लगा कि मैं आपकी मिन्नत करूंगी? मुझे छुओ मत, मेरे साथ ये मत करो। तो ये भूल है आपकी, एसपी आरिस खान, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, आपने अपनी मनमानी करके ही दम लेना है। इसलिए तो लेके आए हैं मुझसे अपना बदला लेने। तो ठीक है, ले लें, लेकिन मेरे दिल में जगह आप मर के भी नहीं बना सकते। वो अपना दुपट्टा उतारकर दूर फेंक गई। आरिस उसे अभी तक इस तरह देखे जा रहा था, जो उसकी आंखों में घुस रही थी। अपनी जबान को लगाम दो। अचानक से आरिस ने उसे जबड़े से थामे उसका चेहरा ऊपर उठाते अपने मुकाबिल किया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरी नफरत झलक रही थी। एक भी अपनी आंखें झुकाने को तैयार न था। तुम्हारी जबान ने अगर अब कुछ भी बकवास की तो वो जहन्नुम दिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। आपसे शादी करके वैसे भी मुझे अब रोना ही है। दो टुक जवाब आया। आरिस का दिमाग एक पल को घूम गया। हाँ, तुम्हें तो उस शख्स से शादी करके सारी जिंदगी खुश रहना था ना, जो देश का गद्दार है। तुम जैसी कमजोर लड़की को वही सूट करता था। आरिस झटके से उससे पीछे हट गया। भले वो गुस्से में उसके करीब जा रहा था, पर उसके जज्बे तो सच्चे थे ना, और उसके सच्चे जज्बों के सामने मौजूद लड़की ने उसके मुंह पर दे मारा था। ठीक कह रहे हैं, अगर आप बीच में ना आते तो अभी मैं उस शख्स की दुल्हन होती। उस शख्स की बाहों में। अभी उसकी बात मुकम्मल ना हो पाई थी कि आरिस आगे बढ़ते गुस्से से उसके लबों का निशाना लिया। वो तड़प ही गई, लेकिन आरिस ने उसकी सांसों को इस कदर बुरी तरह झंझोड़ा कि हिबा को लगा उस पल उसकी रूह उड़ जाएगी। उसका ढीला पड़ता वजूद महसूस करता वो एक पल को पीछे हटता। उसे गहरी सांस भरते देखा, जो वो बहुत मुश्किल से ले रही थी। आरिस ने भी तो हद कर दी थी ना। उसकी सारी सांसें चुरा के उसे अपनी एक भी सांस नहीं बख्शी थी। हिबा की आंखें बंद थीं। अगर वो उसे छोड़ता तो पीछे की तरफ गिर जाती। उसकी सांसें अभी भी नहीं आ रही थीं। सर ढलक के आरिस के सीने पर जा गिरी। वो रुक रुक के सांस भर रही थी। आरिस ने अब भी उसे थाम रखा था। उसका गुस्सा अब भी नहीं उतरा था। हिबा ने मुश्किल से अपने आंखें खोली तो आरिस ने उसका चेहरा अपने सामने किया। आज ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। आगे तुम्हारी जबान से किसी गैर मर्द का नाम भी निकला, जो सांसें आज बच गई हैं, उन्हें छीनने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। वो उसे वापस बिस्तर पर गिराता पीछे हटा। हिबा रुक फेरती सिसक उठी। कहाँ थी उस शख्स में नरमी? वो तो नरमी की तलाश में थी, इज्जत की तलाश में थी, और ये शख्स दोनों ही उसे नहीं दे सकता था। और उसके रोने पर दांत पीसता बाथरूम का रुख कर गया। गुस्सा इतना गहरा था कि वो वहां और नहीं ठहर सका, वरना न जाने क्या कर गुजरता। आप मुझे छुड़ा रहे हैं या नहीं? अदनान की एक रात जेल में कटी थी और वो पागल हुआ था। बाप ने बहुत बड़ा वकील हायर किया था, लेकिन फिर भी अब तक जमानत नहीं हो सकी थी। केस भी बहुत सख्त बना था। उसकी कंपनी में
اس کے آفس اور اس کے خاص اڈوں پر بھاری ماترا میں مادک پدارتھ برآمد ہوئی تھی۔ سب کر چکا ہوں بندوبست، اب وہ ایس پی آئے تو بات بنے نا، وہ سائن کرے گا تو تم باہر آؤ گے، تب تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے باپ نے جیل سے باہر کھڑے اپنے اکلوتے بیٹے کو سمجھایا، ایک بار باہر نکلوں اس ایس پی کا تو وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میری شادی رکوا کے خود کو شیر سمجھ رہا ہے، اس لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا، اس کی کزن ہے نا، دیکھنا آپ اپنا دل ٹھنڈا کر کے اسے اپنے دبئی کے دوست کو بھیج دوں گا۔ عدنان کی باتیں سن کے اس کے باپ نے ماتھا مسلا، وہ ابھی اسے بتا نہیں پائے کہ عارض نے اسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، اب تم اسے بھول جاؤ، یہ سب کہہ کے وہ اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے فی الحال کے لیے خاموش ہی تھے۔ موبائل پر آتے کال کی وائبریشن سے اس کی آنکھ کھلی تھی، ایک ہاتھ سے آنکھوں کو مسلتے کھولا جو کہ دوسرے ہاتھ کو وہ صرف دیکھتا رہ گیا، جس میں مزے سے ہیبا سر رکھے سو رہی تھی۔ رات کو دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے سوئے تھے، پر اب وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں سوئی تھی۔ بے خیالی اسے دیکھتا چلا گیا، مکمل پاکیزہ حسن سے بھرپور تھی یہ لڑکی، اور دل سے اسے چاہا، عزت سے اسے بہا کے اپنے زندگی میں اونچا مقام دینا چاہا، لیکن اس نے کیا کیا، سب کچھ اپنے ہاتھوں برباد کر ڈالا۔ وہ چاہ کے بھی اسے وہ پہلا والا مقام نہیں دے سکتا تھا۔ بہت ساودھانی سے اس کا سر پیچھے تکیے پر رکھنے لگا کہ بے خیالی ہی اس کی نگاہ اس کی شربتی ہونٹوں پر جا ٹھہری جو تھوڑے تھوڑے زخمی اور سوجے ہوئے تھے۔ رات کا اپنا غصہ یاد آیا تو وہ ہونٹ بھینچ لیا، خود پر افسوس ہوا، لیکن جیسے ہی ہیبا میڈم کے الفاظ دماغ میں گونجے تو اپنا آپ صحیح ٹھہرا۔ موبائل پر ایک بار پھر وائبریشن ہو رہی تھی، اس نے ہیبا کا سر تکیے پر رکھتے اٹھ بیٹھتے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا، ساتھ اپنی شرٹ بھی پہننے لگا۔ فون پولیس اسٹیشن سے تھا۔ مقدمے کی بات سنتے اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ کال بند کرتا اپنا دکھتا سر تھام گیا، ایک تناؤ پورے رگ و ریشے میں بھر گیا تھا۔ من پسند محرم پاس تھی، جذبات بھی مزور ہو رہے تھے، لیکن وہ ہیبا کے دل کی رضامندی کے بنا اسے نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات کو بھی چپ چاپ سو گیا، پر اب بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ خود پر ضبط کیے وہ اٹھا، ہیبا کو ایک نگاہ دیکھا، اسے کمبل درست کر کے دیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا اور ٹھنڈے پانی سے شاور لینے لگا۔ اپنے اندر کی آگ کو شاید وہ ایسے ہی بجھا سکتا تھا۔ نہا دھو کر تیار ہوتا وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ریڈی کھڑا تھا، پر ہیبا میڈم کا شاید اٹھنے کا دل ہی نہیں تھا۔ عارض نے اسے مرر سے ایک نظر دیکھا اور ہونٹ بھینچے، نہ سہاگ رات کا سکون دیا اور نہ اب ناشتے کا۔ خیر، ناشتہ تو اسی کے ہاتھ کے بنے پراٹھوں سے کروں گا۔ وہ اس کے پاس آتا، ٹیبل پر رکھے پانی کا جگ اٹھاتا، بہت دھیرے سے اس نے پانی کا پورا جگ اڈیل دیا۔ ہیبا ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ماں لب سے پھسلا، نیند پوری ہو گئی ہو تو اٹھ جاؤ، میرے لیے فوراً ناشتہ بناؤ، حکم سناتے پلٹا۔ یہ کون سا طریقہ ہے جگانے کا، اور پہلے دن کی دلہن سے کون ناشتہ بناتا ہے؟ وہ دانت پیستے اٹھ کے بولی، اور ریئلی تم پہلے دن کی دلہن ہو؟ وہ تو جیسے بھرا بیٹھا تھا اس کی اور پلٹ کے آیا، کہاں سے لگ رہی ہو؟ پہلے دن کی دلہن وہ ہوتی ہیں جو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اپنے شوہر کو اس کا حق دیتی ہیں، ساری رات خود بھی جاگتی ہیں اور اپنے شوہر کو بھی جگائے رکھتی ہیں، دونوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے انگ سے ایک دوسرے کی خوشبو آتی ہے۔ اس کی باتوں پر ہیبا کا دل چاہا خود کو شوٹ کر دے، بے وقت وہ غلط بات غلط بندے کے سامنے بول گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش اپنے سراپے پہ محسوس کرتے وہ سر پٹاتے باتھ روم کا رخ کر گئی کہ عارض نے اسے کمر سے گرفت کرتے ہوئے اپنی طرف موڑا۔ نیند تو اچھے سے آئی ہوگی، تو اب فوراً سے پہلے میرا ناشتہ بنا کے ٹیبل پر رکھو، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ وہ اب کی بار تھوڑا سختی سے بولتا اسے چھوڑ گیا۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھسی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ کچن سے اس کا من پسند ناشتہ بنا کر ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ مہرین بیگم اسے صبح صبح کچن میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم اتنی صبح کس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو؟ جی، عارض کے لیے، وہ نظریں جھکائے چائے کپ میں ڈالتی دھیرے سے بولی۔ مہرین بیگم کے ماتھے پر بل پڑے، جو بھی تھا وہ ایک دن کی دلہن تھی،
सब नाराजगी अपनी जगह, लेकिन वो सुबह सुबह उठ के नौकरों वाला काम क्यों करे, जबकि उनकी नौकरानी भी मौजूद थी। वो आरिस को पुलिस यूनिफॉर्म में देखते ही ठिठकी। आरिस, क्या आज पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है बेटा? वो थोड़ा उलझी। जी माँ, कल एक बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा है, इसी सिलसिले में जाना है। एक नजर बाहर आती हीबा को देखा, जिसने बिना किसी प्रभाव के चाय का कप उसके सामने रखा। हीबा, तुम भी आरिस के साथ ही नाश्ता कर लो। महरीन बेगम ने हिबा को नरमी से पुकारा। नहीं बड़ी अम्मी, अभी भूख नहीं। वो बहुत सहजता से इनकार करती किचन में वापस घुस गई। आरिस, क्या सुबह सुबह उस बच्ची को किचन में घुसा दिया? अच्छा नहीं लगता। वो धीरे से बोली। सब अच्छा है माँ, फजूल में उसकी साइड न लें। एक नाश्ता बना के दिया है, कौन सा पहाड़ फतह कर लिया उसने। और बच्ची तो उसे कहिएगा भी मत, बच्चों वाली हरकतें नहीं है उसकी। वो अपनी गर्म चाय के बड़े बड़े घूंट भरता उठा। रात की सारी बातें फिर से दिमाग में घूमने लगीं। अच्छा, मेरी बात सुनो, अपने रूम में थोड़ी सी लचक पैदा करो। जो भी गुस्सा था अब खत्म कर दो। वो तुम्हारी बीवी है, अब उसे बीवी की तरह ट्रीट करो। उनके समझाने पर आरिस के कानों से धुआं निकलने लगा। अपनी लाडली भतीजी से कहें वो भी बीवियों वाले काम करे तो मैं भी शौहर बन के नाज नखरे उठा लूंगा। वो तपते अंदाज में बोलता निकल गया, जबकि महरीन बेगम अफसोस से अपने 23 साल के बेटे को 10 साल के बच्चे की तरह एक्ट करते देखकर सर थाम गई। बड़ी अम्मी, आपके लिए नाश्ता लाऊं? हीबा की आवाज सुनते वो सर ऊपर को उठाती उसे अपने पास बुला गई। रात को उन्होंने अच्छी खासी डांट दी थी, लेकिन हीबा ने एक भी जवाब नहीं दिया था, जिस वजह से महरीन बेगम का दिल उसके लिए पसीज गया। यहाँ बैठो आके। उनके बुलाने पर वो उनके पास जा बैठी। क्या तुमने आरिस को उसका हक दिया? उनके डायरेक्ट सवाल पर हिबा का रंग लट्ठे की तरह सफेद पड़ गया। मतलब आरिस ने अपनी माँ को सब बता दिया? सर, ये रहे जमानत के पेपर्स। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, इंस्पेक्टर ने उसके सामने एक फाइल रखी। जबकि अदनान के वालिद को अंदर जाने की इजाजत न मिली, वो वहीं बाहर खड़े बेचैन खाते रह गए। वो फाइल पर एक नजर मारता अदनान को बाहर लाने का ऑर्डर करते। उसके पापा शहरोज शाह को भी अंदर बुला चुका था। तो मिस्टर शहरोज शाह एक रात भी अपने बेटे की जेल में गुजरने नहीं दी। सुबह सुबह पहुंच गए अपने गुंडे बेटे को छुड़ाने। वह आरामदेह हालत में बैठा अब सामने वाले का खून जलाने लगा था। इतने में इंस्पेक्टर इमरान अदनान को लिए अंदर दाखिल हुआ। अदनान के चेहरे पर बेहद नफरत और गुस्सा था। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान साफ थे। वो अपने जवानों से खुश हुआ था, जिन्होंने एक ही रात में अदनान की अच्छी खासी मेहमान नवाजी की थी। तुम्हें ये रात बहुत महंगी पड़ेगी एसपी, अदनान ने बेहद सख्त गुस्से और नफरत से कहा। साइन करते आरिस के हाथ एक पल को थमे। पिछली रात में उसे अपने जंगली बिल्ली के पंजे गाड़ना खूब याद आया और उसकी सांसों का सूखना। एक सुकून की सी कैफियत छा गई थी। आरिस के चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ। इससे पहले कि मेरा इरादा बदले, अपने गुंडे बेटे को ले और यहाँ से इज्जत और शराफत से चले जाएं। फाइल बंद करके एसपी आरिस ने इंस्पेक्टर इमरान को थमाई। इज्जत और शराफत की तो मैं तुम्हारी कैसे धज्जियां उड़ाता। तुम देखना कैसे तुम्हारी कजिन से निकाह करके उसे अपने बिस्तर की शोभा बनाकर फिर उसे बेच। अभी उसकी बात मुकम्मल न हो पाई थी कि आरिस का मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा। वो लहराकर दूर जा गिरा। आरिस उसमें ना रुका, बल्कि उसे गिरेबान से थामे उठा के दीवार के साथ पटक गया। उसके गाल पर हाथों की पकड़ को बढ़ा गया कि उसकी आंखें उबल के बाहर को आने लगीं। एसपी आरिस के निकाह में है वो, बीवी है अब वो मेरी। जब कजिन थी तब तुझे उसके बाल तक छूने नहीं दिया, अब तो वो मेरे निकाह में है। एसपी आरिस की बीवी है वो, तुझे लगता है तो उसे छू सकता है? आरिस का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। तेरा छूना तो दूर की बात है, मैं तो हवा को भी उसे छूने न दूं। वो उसे जोर से पीछे करता, उसके पेट में लात मारता, उसके चेहरे की रोशनी कर गया। एसपी, बस करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। शहरोज ने घबराकर अपने बेटे को संभालते आरिस से दबंग अंदाज में कहा। लेके जाओ इस नामर्द को यहाँ से। दोबारा मुझे किसी जगह वारदात करते हुए नजर आया कि इसका कहीं नाम आया तो जेल की हवा नहीं खिलाऊंगा, सीधा जहन्नम भेज दूंगा। वो हाथ की कलाई को मरोड़ता कहर भरे अंदाज में बोला। तो शहरोज फौरन से बेटे को लेकर वहां से निकले। सर, पुलिस कांस्टेबल ने फौरन पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया,
لیکن جو آگ اس کے اندر لگی تھی وہ اپنے بیوی کے لبوں کا جام پی کے ہی بجھے گی۔ شام کو سبھی شہر کے بڑے سے بینکٹ میں موجود تھے۔ عقیل صاحب نے ولیمے کا تمام انتظامات خود سنبھالے ہوئے تھے۔ بیٹا تو ایسا ان کا پولیس اسٹیشن گیا کہ شام تک واپس ہی نہ لوٹا۔ کال کر کے اسے گھر بلایا کہ تیار ہو کر سیدھا شادی ہال پہنچے۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن سیکیورٹی کے سخت انتظامات کروا چکا تھا۔ انسپکٹر آصف اور انسپکٹر عمران نے سارا سیکیورٹی کا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ وہ بلیک ٹیکساڈو میں کسی راجکمار ہی لگ رہا تھا۔ شادی ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظروں کا کیندر وہ خوبصورت شان رکھنے والا راجکمار ہی بنا۔ سب جینٹ سے ملتے وہ ماں کے بلاوے پر لیڈیز کی اور بڑھا، جہاں بہت کم سنکھیا میں عورتیں موجود تھیں جو بہت قریبی رشتہ دار تھیں، باقی سب دوسری طرف تھے۔ اس طرح مہرین بیگم نے بیٹے کو پیار سے ہیبا کے ساتھ بٹھایا تو سب نے ان کی جوڑی کی خوب تعریف کی۔ ہیبا کو انہوں نے صبح کافی دیر سمجھایا کہ اپنے اور عارض کے رشتے کو وقت دے، اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اس لیے اوپر والے نے تم دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ ناشکری نہ کرنا شوہر کا حق ہوتا ہے، بیوی پر پورا پورا، اور مجھے جلدی سے دادی بننے کی خوشخبری بھی سنا دو، اور بچوں کی طرح لڑائی جھگڑا بند کر دو، میچور ہو جاؤ۔ اس طرح کی کافی باتیں انہوں نے ہیبا سے کہیں، جنہیں وہ چپ چاپ سنتی، سر اس بات میں ہلاتی رہی اور مہرین بیگم کا دل خوش کر دیا۔ مہرین بیگم نے کل کی تلنا میں آج بہت محبت سے اپنی بہو کو سب سے متعارف کروایا۔ وہ اپنا دل اس کی طرف سے خود صاف کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہیبا کی نیچر بہت اچھی ہے، لیکن اس نے ان کے بیٹے کو ٹھکرا کر جو کیا، اب وہ اپنے دل سے اس بات کو نکال دینا چاہتی تھی، کیونکہ اب ان کے بیٹے کی ہی زندگی میں بہو بن کر آئی تھی۔ انہیں اپنا دل بڑا کرنا تھا۔ ہیبا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج تو وہ خوشبو میں بسا ہوا اپنی پوری مردانہ شان کے ساتھ اس کے سنگ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بیک سائڈ پر ابھری ہوئی نسیں صاف دکھ رہی تھی۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ہیبا کی نگاہ اپنے چھوٹوں سے ہاتھوں پر جا ٹھہری۔ مخملی انگلیاں اور مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ دیکھنے وہ بے قرار موڑ کے نگاہوں کا رخ عارض کی اور کر گئی تھی۔ اس کا اس طرح اچانک دیکھنا کیمرے میں کیپچر ہوا تھا۔ تصویریں بنانے والی لڑکی کو ہی ہائر کیا گیا تھا۔ یہاں جینٹس کا آنا سختی سے منع تھا۔ اس کے دیکھنے پر عارض کی نگاہ بھی اس کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ دونوں کے دل ایک پل دھڑکے کہ اگلے پل وہ نظریں جھکا کے رخ پھیر گئی۔ عارض اس کی نگاہوں میں موجود نرمی دیکھ چکا تھا۔ اس کا یہ انداز بھی عارض کے دل پر اثر کرنے لگا۔ ولیمے کے شاندار فنکشن سے فری ہوتے گھر آتے تقریباً انہیں رات کے 12 بج گئے تھے۔ سب مہمانوں کو رخصت کرتے اب عارض ہیبا کو لیے اپنے گھر گاڑی کی اور بڑھا تھا۔ وہ بڑی سی چادر میں لپٹی نازک سی جان ایک ایک قدم سہم کر رکھتی عارض کے قدموں سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ عارض اسے لیے اپنی گاڑی کی اور بڑھتا، اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے انسپکٹر عمران سے سیکیورٹی کے باقی معاملات پوچھنے لگا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ عدنان ایک زخمی جانور بن چکا ہے اور وہ چپ چاپ بالکل نہیں بیٹھے گا، خود سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن اپنے کسی بھی آدمی کے ذریعے وہ عارض یا اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ سارے معاملات طے کر کے وہ اپنی گاڑی کی اور بڑھا اور گاڑی کو روڈ پر ڈال عارض نے میوزک آن کیا تو چلتے ہوئے گانے کے بول سنتے دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ہیبا نے گھونگھٹ سے دانت کچکچاتے اپنے ساتھ بیٹھے ایس پی کو دیکھا، لیکن گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پایا، پر اگلے ہی پل میوزک کو چینج کر دیا۔ اب کی بار چلنے والے سانگ نے عارض کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ منہ پھلاتے ہنسنے لگا، جبکہ بے خیالی ہی ہیبا نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور غصے سے میوزک آف کرتے عارض کو گھورا۔ اس کا ہوش اور بھاؤ دیکھتے عارض نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ عارض اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولا، ہاں، میرے مرنے سے تو ایس پی عارض خان مر جائے گا نا؟ وہ بڑبڑاتے منہ بناتے اب ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ عارض نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی، جبکہ چہرے پر ایک بھرپور مسکان تھی۔ دن بھر کی تھکان، تناؤ اور غصے کو ہیبا کے چہرے نے ایک پل میں غائب کر دیا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، مرد کے دماغ کی میموری تقریباً 2 لاکھ ہوتی ہے، پر یہ سوچ کے ہنسی آئی کہ اتنے بڑے سسٹم کو نکارا بنانے میں عورت کی ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ عارض نے گہرا سانس بھرا، ایک دم گاڑی جھٹکے سے پھر رکی۔ کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آج مجھے مارنے کا پکا ارادہ ہے کیا؟
वो बोली, जबकि आरिस की निगाह सामने सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ी उस लड़की पर थी। न जाने क्यों आरिस को कुछ गड़बड़ का एहसास जागा। उसने जल्दी से डैशबोर्ड से गन निकाली। ये गन ले कहाँ जा रहे हैं? सामने कोई बेहोश लड़की है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हिबा ने उसकी कलाई थाम ली। मैं जाके देखता हूँ, तुम गाड़ी से मत निकलना, वो चेतावनी देता बोलते गाड़ी से नीचे उतरते हुए हिबा को समझाना ना भूला। आरिस उस बेहोश लड़की के पास पहुंचा जिसका रुख नीचे की तरफ था। आरिस ने जैसे ही उसे सीधा किया, उसने एक चाकू से उस पर वार करना चाहा। आरिस ने एकदम खुद का बचाव करते उस लड़की को काबू करते उसे हथकड़ी पहनाई, पर वो हंसती चली गई। आरिस को एकदम कुछ गलत होने का एहसास जागा। वो उसे छोड़ता गाड़ी की ओर भागा जहां हिबा कहीं नहीं थी। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। हिबा, वो चिल्लाया, लेकिन उसे कहीं से जवाब न आया। हिबा का मासूम चेहरा आंखों में घूम गया। कुछ देर पहले ही तो मुझसे नाराजगी जताते मुंह बना रही थी, और अब नहीं, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो इंस्पेक्टर इमरान को कॉल करता अदनान की लोकेशन पूछ रहा था। उसने अदनान के इर्द गिर्द अपने आदमी छोड़ रखे थे जिसे अदनान की पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। बस अपने साथ सिक्योरिटी नहीं लाया था, खुद पर यकीन जो था। सर, वो अपने फार्म हाउस पर है और अभी तक वो बाहर नहीं निकला। जैसे अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो हम आपको सूचित करते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए इमरान, एक एक पल की। उस वक्त एसपी आरिस की क्या हालत थी वही जानता था। एसपी आरिस ने अपनी गाड़ी का रुख भी अदनान के फार्म हाउस जाने को मोड़ दिया। कुछ भी करके उसे हिबा को बचाना था, चाहे उसमें उसकी जान ही चली जाए। वो उसकी हर सूरत हिफाजत करेगा। वो उसकी इज्जत थी, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, वो उसे यूं कैसे छोड़ देता? आज तो अदनान तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर मेरी हिबा को कुछ भी हुआ तो आज तेरा वो हाल करूंगा कि ना तू जिंदा में रहेगा और ना मुर्दा में। वो गुस्से से फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ाते स्टीयरिंग पर मुक्का मार गया। वो लड़की भी वहां से गायब हो गई थी। वो सब उसके लिए जाल बिछाया गया था। उसे हिबा से कुछ देर के लिए ही सही अलग करना था। काश वो गाड़ी से ना उतरता, काश वो हिबा को सही सलामत देखने के लिए तड़प रहा था। और दूसरी तरफ हिबा को बेहोश करके अदनान के फार्म हाउस पहुंचा दिया गया था और इसकी खबर भी आरिस को मिल चुकी थी कि एक गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई है। उसके ब्लैक शीशे से कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आरिस जानता था उसकी हिबा उस गाड़ी के अंदर ही है। हिबा को एक नरम मुलायम बिस्तर पर लेटाया गया। कुछ ही देर में उसे होश आ गया। उसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघाया गया था, ये भी अदनान का हुक्म था। वो हिबा के साथ उसके होशो हवास में समय बिताना चाहता था। उसकी आंख खुली तो वो झट से उठ के बैठ गई। इर्द गिर्द अनजान जगह को देखते उसने अपनी शॉल को फौरन अपने गिर्द लपेटा। उसका गाउन कुछ ज्यादा ही बोल्ड था जो उसने अपनी सास की ख्वाहिश पर पहनी थी, लेकिन दुपट्टे का स्टाइल ऐसा था कि उसकी तमाम खूबसूरती उसमें छुपी थी और बाकी की कसर शॉल ने पूरी कर दी थी। उसने मुकम्मल खुद को कवर कर रखा था। वो बिस्तर से नीचे उतर आई। मखमली सी कारपेट पर चलते उसे अपने पैर उसमें धंसने महसूस हो रहे थे। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था ये जगह कौन सी है और कौन उसे यहाँ लाया। क्या आरिस? दिमाग में उसकी छवि उभरी, लेकिन जब वो बेहोश हुई तब आरिस सामने था। फिर वो उलझी कि तभी उसकी उलझन सामने खड़े शख्स ने दूर कर दी। वो आज खुली शर्ट के साथ हाथ में शराब का गिलास थामे अपने लबों से लगाए हुए था, जबकि उसकी आंखों में एक विजेता की चमक थी। उसे यूं अपने सामने देखकर एक पल को हिबा के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ? वो परेशान हुई। क्या हुआ जानू? भूल गई क्या एक ही रात में? या उस एसपी ने अपनी शिद्दत से भुला दिया? वो गिलास खाली करता, एक तरफ रखता, उसकी और बढ़ा। शट अप, खबरदार, जो मेरे साथ कोई गंदी बात की तो। वो डर गई थी जिसमें अदनान ने ठहाका लगाया। कमरे में हवाएं चल रही थीं, खिड़कियां खुली थीं, तेज हवाओं का जोर जैसे उसी हाल कमरे में था। हिबा तो इतनी बड़ी शाल में भी ठुठर कर रह गई थी। यार, मेरा मूड खराब मत करो, बस इतना बताओ, तुम्हें छूने वाला मैं पहला मर्द हूँ या वो एसपी तुमसे अपना हक रात को ले चुका है? वैसे लगता नहीं तुम जैसी मक्खन जैसी को उसने छोड़ा होगा। वो अब की बार सिगरेट सुलगाता, उसे सर से पैर तक देखता, धुआं हवा में छोड़ता बोला। हिबा ने डरकर उसे देखा और एकदम खिड़की की ओर भागी, पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
वो ना जाने बिल्डिंग की किस मंजिल पर थे, उसे अच्छे खासे चक्कर आ गए थे। नीचे बहुत बड़ा पानी का पुल था। अगर वो यहाँ से नीचे कूदती तो सीधा पानी के पुल में गिरती। पलट के अदनान को देखा, जो उसकी हालत से मजे ले रहा था। खबरदार जो मेरे करीब भी आए तो। वो घबरा तो रही थी, लेकिन सामने खड़े शख्स को एहसास दिला के खुद पर हावी नहीं करना चाहती थी। अरे यार, क्यों मूड खराब कर रही हो? चलो जल्दी पास आओ। कल अगर निकाह हो जाता तो रात मेरी बाहों में होती और तुम्हारे जिस्म के अंग अंग पर अपनी मोहर लगाता। चलो कोई बात नहीं, कल ना सही, आज सही, तुम्हारे जिस्म में अपनी छाप तो जरूर छोड़ूंगा। अब की बार वो अपने सिगरेट दूर उछाल गया। हिबा का सांस एक पल को रुका। वो एक बेहद गंदा इंसान था और उसने उस शख्स का चुनाव किया। हिबा को खुद पर अफसोस हुआ। तुम तो क्या, मुझे कोई नहीं छू सकता सिवाय मेरे शौहर के, मेरे महरम के। वो पूरे यकीन से उसको बोलती मुस्कुराई। वाह, कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। आई लाइक योर स्टाइल। तुम्हारे एसपी ने रात भर मेरी मरम्मत करवाई, अब इसका बदला तुमसे लूंगा। कैसे तुमने मुझे छोड़कर उससे निकाह कर लिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। अब वो भावुक होने पर उतर आया, 2 कदम दूर आया तो वो 4 कदम दूर हटी। मैं तो शुक्र कर रही हूँ तुम जैसे नीच इंसान से बच गई। हेबा के लहजे में नफरत ही नफरत थी, जिस पर अदनान को सख्त गुस्सा आया और उसने हाथ बढ़ा के उसको पकड़ना चाहा कि उसके हाथ हिबा की शॉल का कोना आ गया, जिसे उसने बेदर्दी से खींचा। शाल उसके हाथ में आ गई और वो खिड़की के साथ दीवार पर जा लगी। अदनान ने उसकी शॉल को नाक के करीब ले जाते सूंघा। उफ, कितनी प्यारी खुशबू है तुम्हारे जिस्म की, जिस शॉल से आ रही है। जब तुम्हारे करीब आऊंगा तो क्या हाल होगा मेरा। वो शॉल को हाथ में लपेटता उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देख रहा था। हिबा ने हिम्मत करते होठ काटे और खिड़की से करीब खड़ी होती नीचे देखा। उसे यहाँ से कुछ भी करके निकलना था। उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन उस वक्त इज्जत बचाने का डर ज्यादा दिमाग पर सवार था और उसे अपनी इज्जत बचानी थी। वो सामने खड़े शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो ताकत में उससे ज्यादा था। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। हीबा के पास आखिरी रास्ता यही बचा था कि उस खिड़की से कूद जाती। नहीं मेरी जान, जो तुम सोच रही हो वो मत करना, वरना यहाँ से गिर के तुम किसी के काम की नहीं रहोगी, न मेरे न एसपी के। उसकी बातों पर हिबा का जी चाहा एक जोर का थप्पड़ उसे दे मारे, पर वो उसे छूना भी अपनी तौहीन समझती थी और फिर ऊपर वाले का नाम लेती। बिना पीछे पलट के देखते वो इस खिड़की से कूद गई। आरिस जैसे ही अपनी टीम के साथ अदनान के फार्म हाउस में पहुंचा, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसकी टीम की अच्छी खासी झड़प हुई, लेकिन किसी को भी गन चलाने की नौबत न आई। सबको पुलिस फोर्स ने सब तरफ से घेर लिया था। अंदर की तरफ आरिस अकेला ही आया था। वो नहीं चाहता था कि किसी की भी निगाह उसकी बीवी पर पड़े। वो हाथ में गन थामे ब्लूटूथ से अपनी टीम से राब्ते में रहते हुए सतर्क होते हुए आगे बढ़ रहा था कि एकदम से अपने पीछे पानी के पुल में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। तेज कदमों पर पलटा था, दूर आंचल देखता वो समझ गया कि वो उसकी हिबा है। ब्लूटूथ में सूचना देते वो गन को पॉकेट में डालता खुद भी पूल में उतरा। हिबा को अपनी बाहों में लिया तो वो एकदम घबरा गई। उसे लगा अदनान ने उसे छुआ। वो हाथ पैर चलाते खुद को छुड़ाने लगी। हिबा हिबा रिलैक्स, ये मैं हूँ। उसके बाजुओं से थामे अपने साथ लगाता ऊंची आवाज में बोला तो एकदम थम गई। बेचैनी से आरिस को देखा। आरिस ने उसकी कमर में हाथ डाले, उसे अपने सीने से भी लगाया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसकी कमर पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत करता उसे प्यार से दिलासा दे रहा था। वो थर थराते हुए उसके गले के गिर्द बाहें डाल दी। यही तो उसका नजात देने वाला था। कैसे उसे खुद से दूर करती। ऊपर वाले ने उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया था। उसका यूं अपने करीब आना महसूस करते एक पल को आरिस के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। वो किसी कीमती खजाने की तरह उसे अपने सीने से लगाए पुल के किनारे पर लाया। धीरे से उसे बाहर बिठाया, लेकिन वो उसके सीने में बार बार छुप रही थी। उसका दुपट्टा जो पिनअप हुआ था वो उतर चुका था। उसके खूबसूरत जिस्म की खूबसूरती देखते आरिस ने फौरन अपनी जैकेट उतार के उसे पहनाई। उसमें किसी हद तक वो छुप सी गई। पीछे सीढ़ियां उतरता अदनान दिखाई दिया, जिसके हाथों में हिबा की शॉल थी। उसके चेहरे पर एक दरिंदगी सी मुस्कान थी, जबकि आरिस का दिमाग पल में घूमा था। तूत उतार के एक तरफ फेंका, अपने बालों से पानी को झाड़ता वो होठ पीछे अदनान की ओर बढ़ा।
हिबा उन्हें बस देखती रह गई। जिस वक्त एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके थे, वो दूर खड़ी थर थर कांप रही थी। आरिज ने कुछ ही पलों में उस नशे को मार गिराया था। गहरी सांस भरता जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। बहुत गलत किया तुमने, मेरी बीवी पर हाथ डाल के। तुझे वहां मारूंगा जहां तुझे अपनी मर्दानगी पर नाज है। आरिज की बात पर अदनान के 14 तबक रोशन हुए। नहीं एसपी, ऐसा मत। वो डरा हुआ उसको मना कर रहा था, लेकिन आरिज ने उसकी एक न सुनी और अपने बैग से चाकू निकालता एक ही बार में उसे नपुंसक बना गया। खून एकदम छूटा था और अदनान की चीखें बुलंद हुई थी। हिबा अपनी आंखों पर हाथ रखे चीख उठी। वो आरिज की क्रूरता से बुरी तरह घबरा गई। आरिज ने अदनान को पीछे फेंका और दूर पड़ी हिबा की शॉल उठाई, उसकी और बड़ा, जो चेहरा छुपाए पूरे जिस्म से कांप रही थी। आरिज ने उसकी शॉल को लपेटा और एकदम से अपनी बाहों में उठाया तो वो सहम के उसे देखने लगी। ये क्या हुआ? उसका धीमा अंदाज हिबा को सम्मोहित कर गया। वो उसने सीधा बाहर आया। वो मुसलसल उसका चेहरा देखे जा रही थी, जो उसे बिल्कुल ऐसे उठा के ले जा रहा था जैसे उसका जरा सा भी वजन न हो, छोटी सी गुड़िया हो। उसे अपनी गाड़ी में बिठाता वो अपनी टीम को अदनान के फार्म हाउस में अंदर भेज चुका था। तमाम सीसीटीवी कैमरे गायब हो चुके थे। अदनान समेत उसकी हालत ऐसी न थी कि उसे सार्वजनिक रूप से अरेस्ट किया जाता। उसकी टीम ने वहां से सारे सबूत हटा दिए, क्योंकि आरिस का हुक्म था कि अदनान को गायब कर दिया जाए। उसका क्या इरादा था कोई नहीं जानता था, पर उसके इरादे खतरनाक ही थे, ये सभी जानते थे। वो हिबा को लिए घर आया तो सभी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। रास्ते भर दोनों के बीच कोई बात न हुई। हिबा के दिमाग से आरिस का वो काम हट ही नहीं रहा था। उसके हाथ कांपते रहे। एक अजीब सा डर महसूस हुआ था उसे। आरिस से अपना गुजरा रवैया और बातें याद करती वो पछता रही थी और आरिस से डर भी रही थी। कुछ देर पहले एक चलता फिरता इंसान जिसकी उस शख्स ने बुरी हालत कर दी कि ना वो जिंदा में रहा न मुर्दा में। वो उसके साथ क्या करेगा न जाने क्यों उसे आरिस से डर महसूस हो रहा था, जिसे आरिस ने भी महसूस किया। लेकिन फिलहाल जो भी रहा, महरीन बेगम ने दोनों के लिए गर्म दूध का गिलास भेजा। आरिस तो शावर लेने चला गया। महरीन बेगम कांपती हिबा को अपने साथ लगाए बैठी थी और उसको दिलासा दे रही थी। आरिस ने भी वालिदैन को संक्षेप में उन्हें अदनान की हरकत का बता दिया था, पर अंदाज ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात न हो। पर आरिस का गुस्सा हिबा देख चुकी थी। बड़ी अम्मी प्लीज, मैं आपके पास आपके रूम में सो जाऊं? वो हाथ थामे कांपते हुए बोली। बाथरूम से निकलते आरिस ने उसकी बात सुनते माथे पर बल डाले टॉवल से पोंछता वो लापरवाही से मिरर के सामने जा खड़ा हुआ। अब मिरर से अपनी नाजुक दुल्हन को देखे जा रहा था। मुझसे डर रही है कि जो कुछ उसने अदनान की हालत होते देखी उसमें वो डर गई है। पर पागल, वो ये नहीं जानती थी कि उसके लिए जुनूनी था और उस जुनून में वो कुछ भी कर सकता था। हिबा की तरफ उठने वाली आग भी फोड़ सकता था, उठने वाला हाथ भी तोड़ सकता था। अरे बेटा, डर क्यों रही हो? ये पुलिस वाला है ना, ये करेगा मेरी बच्ची की हिफाजत। उसके होते कैसा डर? वो मुस्कुराई थी। इसी बात का तो डर है, वो दिल ही दिल में सोचती। कनखियों से आरिस को देखते ही रुख फेर गई। चलो तुम लोग आराम करो, रात काफी हो गई है। आरिस बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना और हिबा का ख्याल रखना, बच्ची बहुत सहमी हुई है। वो हल्की सी आवाज में उसे समझाती जा चुकी थी। आरिस ने दरवाजे को लॉक लगाया और वहीं खड़े होते पलट के हिबा को देखा, जिसका चेहरा बेहद सफेद पड़ गया था, जैसे सारा खून सूख गया हो। उसे गहरी निगाहों से देख रहा था, जबकि वो पल के झपकाए बिना उसे देखे जा रही थी। यहाँ आओ, उसने हुक्म सुनाया। हिबा डर के मारे सांस रुक गई। वो मंजर फिर से आंखों में घूमने लगा। हिबा, सुनाई नहीं दे रहा? क्या कहा मैंने? यहाँ आओ। वो बहुत संजीदगी से अपनी बात कह रहा था कि हिबा कांपते बिस्तर से उतरी, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत न जुटा पाई। यहाँ आओ फौरन, वो तेज लहजे में बोला तो वो मरे मरे कदमों से लड़खड़ाते उसके पास जा खड़ी हुई। आरिस ने एक नजर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और उसके गिर लिपटी शाल को बहुत धीरे से उतार के एक तरफ रखा। उसका गीला साफा देखते वो जैसे सब कुछ भूल बैठा था। उसका कुंदन जैसा तराशा खूबसूरत बदन, उस बदमिजाज की आंखों में नशा भर गया था। धीरे से उसके गाल को छुआ तो वो आंखें मीच गई। वो उसके पास चलता, उसके पीछे आता, उसके बालों को खोल गया। वो जानता था उस वक्त वो बुरी तरह डरी सहमी है
اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ بھی ڈر ہی جاتی۔ تو یہ تھی نازک سی چھوٹی سی دل والی، بچپن سے اس کی رعب غصے سے دبک کے بھاگ جایا کرتی تھی، اور آج تو کیا ہی نظارہ دیکھ لیا تھا اس نے۔ کیا زبان کسی گلے پر رکھوا کے آئی ہو، اس کے سارے بال ایک کندھے پر ڈالتے، اس کی سندر گردن پر اپنے گرم لب رکھتا اسے چکھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ تم نے ڈریس کیوں نہیں چینج کیا؟ پوری بھیگی ہوئی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی نا؟ وہ اس کا رخ اپنے اور موڑتا فکر سے بولا۔ میں ابھی چینج۔ وہ جلدی سے وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ اسے تو نکلنے کا بہانہ مل گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل عارض نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کو تھامے اپنی طرف واپس کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے چٹانی سینے سے آ ٹکرائی۔ ہیبا کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے، دونوں ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھے جا رہے تھے۔ اب دیر ہو گئی ہے بہت، میں خود چینج کر دوں گا، اس کا پلہ ایک طرف گراتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہیبا ایک بار پھر کانپنے لگی، جبکہ اس کا یوں ڈرنا عارض کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ پہلی بار اس کی زبان پر لگام لگی تھی، ورنہ جتنا بھی ڈر جاتی زبان چلانے سے کبھی باز نہیں آئی تھی۔ اس کے سارے زیور اتار کر ایک طرف رکھتا، اس کی اتنی بولڈ گاؤن کو دیکھتے عارض کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ یہ اتنا بولڈ ڈریس کس نے دلایا؟ اب کی بار ماتھے پر بل پڑے بڑی امی نے طوطے کی طرح پھٹ سے بولا۔ تم نے منع نہیں کیا؟ اتنا کھلا ڈریس پہننے سے وہ ناراض ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ چھپ جائے گا سب دوپٹے سے، بس میرے بیٹے کے سامنے۔ کہتے کہتے اس کی زبان تھم گئی۔ بات پوری کرو ہیبا۔ وہ جو بہت مزے لے کر اس کی شرم سن رہا تھا، اس کے چپ ہو جانے پر اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں بھر گیا۔ آپ کے سامنے اس طرح آنے سے آپ کو اچھا لگے گا؟ وہ پلکیں جھکا کے بات مکمل کر گئی، جب عارض نے اگلے پل اس کے لبوں پر جھکتے بہت محبت سے انہیں اپنی گرفت میں لیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کا سوکھا کل والا غصہ نہیں تھا، وہ بہت محبت سے اسے پل پل اپنی محبت سے پریچت کروا رہا تھا۔ ذرا سا پیچھے ہوتے اس نے فوراً اپنی باہوں میں بھرا۔ میرا بیبی ڈر تو نہیں رہا؟ لگ رہا ہے بہت زیادہ۔ وہ سچ بولتی پیچھے کھسکی تو اس بار عارض اپنا ٹھہاکا نہ روک پایا اور آرام سے اس کے پاس بیٹھا۔ یقین کرو، تمہیں ڈرتا دیکھ کے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس کے گال کھینچ گیا، جبکہ اسے یوں ہنستا دیکھ کے ہیبا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ بہت برے ہیں آپ، کب سے میری سانس اٹکی ہوئی تھی۔ بھلا ایسے کرتا ہے کوئی اپنی دلہن کے ساتھ؟ اسے سینے پر مکہ جڑتے اسے اپنی طرف موڑتے اس کے سینے سے جا لگی۔ ہیبا کو بے حد سکون آیا تھا، یہ اس کا محرم تھا؟ ذرا نہیں، اسے بالکل فیل ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کل سے ساتھ دو بولنے اوپر والے نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اس بات کا اعتراف ہیبا نے دل ہی دل میں کیا۔ ہیبا، تم ٹھیک ہو نا؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ میں ٹھیک ہوں، وہ سر اٹھا کے بس اتنا ہی بولی۔ نہیں مطلب تم میرے گلے لگی ہو، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آؤچ! وہ اس کی بات پر ایک دم اسے چٹکی کاٹ گئی۔ اب آ گیا یقین؟ نہیں، ابھی پورا یقین کرنا ہے۔ اس کا سر تکیے پر رکھتا، لائٹ آف کرتا، سائیڈ لیمپ آن کر گیا۔ اس کا کندن سا تراشا بدن عارض کو بری طرح لبھا رہا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں۔ اس رات پھر اس کی محبت کا طوفان اٹھا تھا جو ہیبا کی نفرت کو بہا لے گیا۔ ہیبا کسمسا کے اٹھی، عارض اسے ٹکٹکی دیکھے جا رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ نیند ہی نہیں آ رہی؟ اتنی خوبصورت بیوی پہلو میں موجود ہو تو کون پاگل سوئے؟ عارض تھوڑی دیر سو جائے نا، ورنہ طبیعت خراب۔ بیوی کے قریب جانے سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، خراب نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر چھایا۔ عارض پلیز مجھے دوبارہ سے شاور نہیں لینا۔ وہ منمانے انداز سے اس کی زبان واپس اس سے مل گئی تھی۔ تمہارے شاور کی ایسی کی تیسی میں ہوں نہ، ہر کام کے لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑا سا۔ وہ آنکھ ونک کرتے بولا۔ آپ کا تھوڑا بھی مل کے بہت ہو جانا۔ وہ بہت مسکرائی تھی اور عارض کی دنیا مسکرانے لگی تھی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔